एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 4। ठीक है। ये है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मतलब होता है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, इससे रिलेटेड आज का हमारा चैप्टर है। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेक्शन नंबर 16। ठीक है। सेक्शन नंबर 16 में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। ठीक है। आज का जो कंटेंट है ना गाइस, उसमें मैं आप लोग के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके आया हूँ। ठीक है। क्योंकि बहुत किसी को मैंने मतलब कमेंट किया था कि सर हिंदी पीडीएफ भी लाइए, क्योंकि इंग्लिश में उनका थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। ठीक है। तो हम लोग आज दोनों में कवर अप करेंगे, और साथ ही साथ जो कल वाला हमारा क्लास का पीडीएफ था, ठीक है, वो तो रहेगा ही, जिसमें बहुत डिटेल में आप लोग को सारा चीज़ दिया हुआ है बेसिक से। और प्लस आज हम आप लोग को एक तरह से समरी टाइप का है, जिसमें हम शॉर्ट में ही आप लोग को पूरा कंक्लूजन पढ़ा देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है। जो भी ये बोर्ड है, ठीक है, इसको कंस्टिट्यूट कौन करता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो एक तरह से केंद्र सरकार द्वारा इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है? तो एडवाइस करने के लिए, एडवाइस ऑन स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड ओएसएच पॉलिसीज। जो भी आपका स्टैंडर्ड है, रूल्स एक तरह से, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और ओएसएच पॉलिसी जो भी है आपका, वो सब चीज़ को एडवाइस करने के लिए। ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन। कंपोजिशन कहता है कि टोटल 22 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड एंड सेफ्टी कमेटी। ठीक है। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22। 22 मेंबर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो चेयरपर्सन। ठीक है। चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो सेक्रेटरी जो होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी, उन्हीं को इसमें चेयरपर्सन का पोस्ट मिलता है। दूसरे आपके डीजीएमएस मेंबर होते हैं, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होते हैं, और साथ ही साथ आपका एमिनेंट पर्सन भी होते हैं। और देखिए यहाँ पर टर्म दिया हुआ है कि स्पेसिफिक मेंबर, ठीक है, लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एंड एमिनेंट पर्सन होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर्स। जो भी आपके एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होंगे ना गाइस, वो उनको और एमिनेंट पर्सन को, ठीक है, 3 साल के लिए मतलब एक तरह से जॉब फिक्स रहता है, मतलब उनका टर्म रहता है काम करने का। ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट टेक्निकल और एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट द नेशनल बोर्ड। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब केंद्र सरकार होती है, वो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है आपकी टेक्निकल और एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ये नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड तो बनाई है, साथ ही साथ वो टेक्निकल और एडवाइजरी कमेटी बनाती है, जिसका काम होता है कि वो असिस्ट करे नेशनल बोर्ड को। तो इसमें बस इतना ही है। ठीक है। सेक्शन 16 में अब अगर इसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है, तो आप लोग इस पीडीएफ में देख लीजिएगा कि नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड जो भी है, उसको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और किस लिए बनाया जाता है? तो फंक्शन क्या-क्या है उसका? तो पहला हो गया स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी डिक्लेयर फ्रेम अंडर दिस कोड। जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसको फ्रेम करने के लिए कोड के अंदर। ठीक है। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविज़न। जो भी आपका कोड के अंदर प्रोविज़न्स है, ठीक है, एक तरह से रूल है, वो सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि लागू हो रहा है कि नहीं, उसके लिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ पॉलिसीज़ लाने के लिए, प्रोग्राम्स लाने के लिए, एंड एनी अदर ओएसएच मैटर रेफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और भी अगर कोई ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेफर है, तो उसके लिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। इसमें देखिए आपका सारा मेंबर्स का डिटेल में दे दिया गया है कि कौन सा मेंबर आपका किसका लिया जाता है। जैसे देखिए सेक्रेटरी जो होते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, वो इस कमेटी के मतलब नेशनल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो। और जो भी आपका डीजीएमएस धनबाद में है, वो एक मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो। वैसे ही सारा के बारे में दिया हुआ है मेंबर्स के बारे में, तो ये देख लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका आता है टर्म्स ऑफ ऑफिस। ठीक है। मेंबर अंडर क्लॉज 3, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, और आपका ये जो भी होते हैं, ये सबको दिया गया है कि ये सेल होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इन्हें मतलब ऑफिस का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल और एडवाइजरी कमेटी आपका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है आपकी टेक्निकल और एडवाइजरी कमेटी, किस लिए? तो नेशनल बोर्ड को असिस्ट करने के लिए, ओएसएच मैटर से रिलेटेड। और जो कमेटी होती है उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके पास मतलब प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस होता है, मतलब कि जो भी चीज़ के बारे में अगर कमेटी बना रही है, तो उनका एक्सपर्ट मेंबर जो भी होते हैं, वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं एक तरह से, समझिए। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक इतना ही था, जिसमें आप लोग इसमें बहुत डिटेल में है, तो आप लोग समझ गए होंगे। वहाँ पे हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं
क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम लोग को जल्दी से सिलेबस कवर अप करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला सेक्शन में, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 किसके बारे में है? ऑक्यूपेशनल स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। देखिए, अभी हमने जो पढ़ा था वो नेशनल था, ठीक है। अब आगे हम लोग स्टेट में, तो नेशनल का मतलब तो आप लोग समझ गए कि केंद्र सरकार के द्वारा, और यहाँ पे स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या हो गया? राज्य सरकार द्वारा। तो ये जो स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है, इसको कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। और वो जो नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड था, उसको कौन बनाया था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था। तो ये बेसिक डिफिनेशन है दोनों के बीच में, कि स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। काम इनका भी सेम रहेगा कि एडवाइस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कोड को, मतलब जो भी आपका कोड होगा, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह से बोल सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होगा, वो सारा चीज़ को एडवाइस करने का काम होगा इस एडवाइजरी बोर्ड का, ठीक है। देखिए, इसका नाम में ही है हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। जो भी सेफ्टी या हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस होगा, वो ये बोर्ड देगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो फॉर्म टेक्निकल कमिटी। स्टेट गवर्नमेंट भी आपका टेक्निकल कमिटी बनाता है, एडवाइजरी कमिटी बनाता है, एंड साइड अप्रेजल कमिटी बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी वही दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट आपका ये तीनों कमिटी बनाता है। अब आते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड में, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि हिंदी में है। अब आपको अगर और डिटेल में इसमें देखना है स्टेट गवर्नमेंट में, देखिए इसमें और हमें डिटेल में आपको सारा कुछ दे दिए हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना गाइस, ये आपका कोड से मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कोड का मैक्सिमम कंटेंट इसमें उठाया गया है, और उसमें जो है आपका एक तरह से हम शॉर्ट करके आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, कि आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा ये ना हो, मतलब फिर दिक्कत ना आए पढ़ने में। अब आते हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 हमारा क्या था? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी आपका एक तरह से केंद्र सरकार होगा, वो डिक्लेयर करेगा स्टैंडर्ड फॉर वर्क प्लेस। स्टैंडर्ड फॉर वर्क प्लेस का मतलब हो गया आपका जो भी वर्क प्लेस है, जैसे कि वर्क प्लेस में क्या क्या आता है आपका? फैक्ट्री आती है, माइंस आती है, डॉक आती है, कंस्ट्रक्शन आती है, ईटीसी। तो जितना भी वर्क प्लेस है, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या रहेगा, मतलब उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह से अगर हम आपसे पूछें नॉर्मल भाषा में कि इसका क्या स्टैंडर्ड है, मतलब इसका क्या औकात है, क्या इसका वैल्यू है, कितना इसका ये है, मतलब इनकम है, वो उसका कितना स्टैंडर्ड कितना है, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है स्टैंडर्ड फॉर वर्क प्लेस, कि ये जो माइंस है, ठीक है, तो इसका ये स्टैंडर्ड क्या है एक तरह से। ठीक है, तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डिक्लेयर करता है स्टैंडर्ड फॉर वर्क प्लेस। और उसके बाद है हजार्ड कंट्रोल, ठीक है। हजार्ड कंट्रोल में क्या है? कवर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड अदर हजार्ड टू प्रिवेंट हेल्थ इम्पेयरमेंट, ठीक है। इस कमिटी जो भी ये आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड है, इसका काम क्या है कि हेल्थ हजार्ड कंट्रोल करे, मतलब कि जो भी आपका फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हजार्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, माइंस या फैक्ट्री में, तो वो सबको प्रिवेंट करने का काम है। मतलब कि एक तरह से अगर मानिए माइंस का केस लेते हैं, ठीक है, तो माइंस के केस में हम लोग एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं, तो एक्सप्लोजिव भी एक तरह का हज़ार्ड ही है ना। तो हम लोग उसका भी एक रेगुलेशन और रूल बना हुआ है कि हाँ, कोई भी अगर होल हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में ही हम लोग एक्सप्लोजिव डालते हैं, ठीक है। अब अगर उसमें अगर स्टैंडर्ड नहीं रहता, मतलब कि उसमें हम लोग का कोई भी रोक-टोक नहीं रहता कि हाँ, जितना मन उतना डालो, तो उससे बहुत ज़्यादा एक तरह से हानि हो सकता था, ठीक है, और प्रॉब्लम भी आ सकता था। तो इसीलिए हज़ार्ड कंट्रोल जो भी है आपका, वो सब उस चीज़ को लेके प्रिवेंट करता है, जिसके कारण हेल्थ इम्पेयरमेंट ना आए, ठीक है। जैसे मानिए कि कहीं केमिकल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो केमिकल का यूज़ हो रहा है तो एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ हो, जिसके कारण प्रॉब्लम ना हो। या फिर कोई भी फिजिकल चीज़ का यूज़ हो रहा है, जैसे कि कोई भी एक्सप्लोज़िव का, तो उस केस में बायोलॉजिकल चीज़ का, मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अगर बात किया जाए, तो वो सब चीज़ मतलब एक तरह से हेल्थ के लिए उतना अच्छा तो है नहीं ना, तो वो सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। अब आगे आते हैं सेफ्टी नॉर्म्स। देखिए, सेफ्टी नॉर्म्स में क्या लिखा हुआ है, ये इंक्लूड करता है मॉनिटरिंग एक्सपोज़र, ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम, सेफ्टी ऑडिट एंड हेल्थ ऑपरेशन स्टडीज़, ठीक है। सेफ्टी नॉर्म्स एक तरह से ये इसका काम होता है सेफ्टी नॉर्म्स का, कि मॉनिटर करेगा जो भी आपका एक्सपोज़र होगा, ठीक है। एक्सपोज़र मतलब कि एक्सप्लोज़िव जो भी हो गया, मेडिकल एग्ज़ाम्स जो भी हो गया, वो कंडक्ट हो रहा है कि नहीं, सेफ्टी ऑडिट फॉलो हो रहा है कि नहीं, हज़ार्ड से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ है, वो सारा चीज़ को। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़। ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ में क्या होता है? मेडिकल एग्ज़ाम एंड रिपोर्टिंग कंटिन्यू इवन आफ्टर अ वर्कर लीव्स एम्प्लॉयमेंट इफ द डिज़ीज़ इज़ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर मतलब कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम है, अगर कोई वर्कर है, ठीक है, मानिए कोई वर्कर है, माइंस में काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो गया उसका। रिटायरमेंट के बाद भी अगर उसको कोई डिज़ीज़ होता है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई उसको डिज़ीज़ होता है, जो डिज़ीज़ क्या है आपका माइंड से रिलेटेड है, ठीक है।
डिज़ीज़ आपका माइंड से रिलेटेड है, तो उस केस में उसको एक तरह से कहा जाए तो उसका मतलब ट्रीटमेंट करना है, मतलब उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब उसको रिटायरमेंट हो गया तो उसको छोड़ देना है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि मेडिकल एग्ज़ाम्स एंड रिपोर्टिंग कंटिन्यू, ठीक है? मेडिकल एग्ज़ाम और जो भी रिपोर्ट होगा उसका, वो कंटिन्यू होगा इवन आफ्टर अ वर्कर लीव एम्प्लॉयमेंट इफ द डिज़ीज़ इज़ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। अगर वो डिज़ीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मतलब काम के दौरान या काम के कारण वो डिज़ीज़ हुआ है, तो उस केस में भी उसका मेडिकल एग्ज़ाम करवाना है और उसको उसका रिपोर्ट मतलब देना है। तो इसमें वही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला, इसमें भी देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड में देखिए दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा नोटिफिकेशन, ये तो बता ही दिया था। माइंस के लिए और कौन-कौन सा चीज़ इसमें आता है वो इंक्लूडेड है। और हैज़ार्ड एट वर्क प्लेस कंट्रोल में क्या-क्या हैज़ार्ड आता है आपका, फिजिकल हैज़ार्ड, केमिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड एंड अदर हैज़ार्डेड, ये सब बता दिए थे। सेफ्टी नॉर्म्स भी आपको हम बता ही दिए थे। ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ आपको बताएँ कि अगर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन और रिपोर्टिंग किया जाएगा ऑक्यूपेशनल डिज़ीज़ इवन आफ्टर द वर्कर लीव एम्प्लॉयमेंट इफ द डिज़ीज़ अराइज़ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और इसमें 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा है, जैसे अदर नेसेसरी मेजर्स में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एडिशनल सेफ्टी मेजर्स फॉर माइंस डिपेंडिंग अपॉन वर्कप्लेस कंडीशन। जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब केंद्र सरकार है, वो क्या करेगा आपका माइंस में, ठीक है, सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड अगर उसको लगता है कि हाँ और भी मेजर्स मतलब ऐड करने चाहिए और भी फैसिलिटी देने चाहिए, तो फिर वो सारा चीज़ का एडिशनल मतलब एक तरह से प्रिस्क्राइब करेगा या फिर उसको उपलब्ध कराएगा, तो वही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड शेड्यूल मैटर में, ठीक है। सेकंड शेड्यूल मैटर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड में आल्सो इंक्लूड मैटर मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कोड, बस यही है। सेकंड शेड्यूल मैटर का मतलब जो भी आपका स्टैंडर्ड आता है सेकंड शेड्यूल ऑफ द कोड में, वो सारा चीज़ इसमें मेंशन है, बस उसी के बारे में। अमेंडमेंट ऑफ सेकंड शेड्यूल, अमेंडमेंट दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड सेकंड शेड्यूल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 45 डे नोटिस थ्रू नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें वही लिखा हुआ है कि जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अमेंड करता है सेकंड शेड्यूल को, ठीक है, रिकमेंडेशन को ऑफ नेशनल बोर्ड आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 45 डे नोटिस, ठीक है। कम से कम होता है 45 दिन का नोटिस, मतलब होता है एटलीस्ट 45 डेज़, मतलब कि आफ्टर गिविंग मतलब 45 दिन का नोटिस उसको देगा, ठीक है, कि हम लोग सेकंड शेड्यूल जो भी है वो रिकमेंड किया गया है नेशनल एडवाइज़री बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो वही चीज़ में दिया हुआ है कि अमेंडमेंट ऑफ सेकंड शेड्यूल के बारे में। अब आते हैं हम लोग अगला से इसमें एक तरह सेक्शन में, जो कि है सेक्शन नंबर 19, ठीक है। सेक्शन 19 क्या है, रिसर्च रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जो भी हमारा रिसर्च है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट में नोटिफाई इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट रिसर्च, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी होगी, सरकार जो भी होगी, वो क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, मतलब इन्फॉर्म करेगी इंस्टीट्यूशन को कि वो कंडक्ट कराएं रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड टू ओएसएच। एक तरह से गवर्नमेंट का ही काम होगा कि वो इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं, कंडक्ट करवाए इंस्टीट्यूशन में रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोनेशन और रिलेटेड ओएसएच। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिक्वायर कंसल्टेशन विद द नेशनल बोर्ड, जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट होगा उसको ज़रूरी होगा कंसल्ट करना नेशनल बोर्ड से, ठीक है। अगर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रिसर्च रिलेटेड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, तो जो भी रिसर्च से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर नोटिफिकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि जो भी आपकी राज्य सरकार होगी उसको एक तरह से क्या बोलते हैं उसमें नोटिफिकेशन, मतलब ज़रूरत होगा कंसल्ट करने का एक तरह से कि उसका परमिशन लेने का नेशनल एडवाइजरी बोर्ड से, अगर वो रिसर्च रिलेटेड ये कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, तो सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के साथ परामर्श आवश्यक है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अपना अगला सेक्शन में, जो कि है आपका सेक्शन नंबर 20, ठीक है। सेक्शन 19 में वैसे कुछ था तो नहीं, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। दोनों हम इसलिए कवर अप कर रहे हैं ना गाइस, क्योंकि कुछ छूट जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा, एग्ज़ाम में अगर वही क्वेश्चन आ गया तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए इसमें वही है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपका नोटिफ़ाई करेगा आपका कंडक्ट करवाने से पहले रिसर्च एक्सपेरिमेंट, और आपका 3 इंस्टीट्यूशंस विल सबमिट रिकमेंडेशन टू द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे आपका सबमिट करेंगे रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर स्टेट नोटिफिकेशन, स्टेट का नोटिफिकेशन के लिए कंसल्ट ज़रूरी होगा नेशनल एडवाइजरी बोर्ड का। इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसा बन नहीं सकता, ठीक है। अब अगला आते हैं हम, अगला है हमारा सेक्शन 20। सेक्शन 20 किसके बारे में है, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल सर्वे, देखिए सेफ्टी का मतलब क्या, सुरक्षा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे मतलब काम से रिलेटेड जो भी हेल्थ का सर्वे होगा उसके बारे में दिया हुआ है।
तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कंडक्टेड बाय चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इसको जो कंडक्ट करवाएगा सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, ठीक है? सर्वे का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि डाटा कलेक्ट होता है सर्वे में। अभी हम लोग का जनगणना हो रहा है तो वो भी एक तरह का सर्वे ही है। तो वैसे ही है, सेफ्टी एंड हेल्थ सर्वे हो होता है तो उसको कंडक्ट कौन करवाता है? चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर करवाता है, या फिर डीजीएमएस या डीजीएचएस और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर, ठीक है? जो भी आपके चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे वो, या फिर अदर ऑफिसर जो होंगे डीजीएमएस के और डीजीएचएस के, वो सब करवाएँगे। और उसके बाद एम्प्लॉयर का ड्यूटी, ठीक है? सर्वे में एम्प्लॉयर का ड्यूटी क्या होता है कि वो प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी फॉर मशीनरी टेस्टिंग, ठीक है? एम्प्लॉयर जो होंगे वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी किस-किस चीज़ के लिए? मशीन टेस्टिंग के लिए, मशीन के टेस्टिंग के लिए, प्लांट इंस्पेक्शन के लिए, जो भी आपका प्लांट होगा उसका इंस्पेक्शन के लिए, एंड कलेक्शन डाटा के लिए और डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो एक तरह से अगर सेफ्टी है, मतलब कि सेफ्टी कमिटी या जो भी आपका हेल्थ सर्वे करने आएँगे तो एम्प्लॉयर का उस समय ड्यूटी होगा कि वो ये सब चीज़ उनको प्रोवाइड करवा के दें। अब आते हैं हम लोग वर्कर का ड्यूटी में, ठीक है? वर्कर का ड्यूटी क्या होगा? वर्कर अंडरगो रिक्वायर मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है? टाइम स्पेंट इन ट्रीटिंग एज़ वर्किंग आवर फॉर वेज कैलकुलेशन। तो लिखा हुआ है कि जो भी वर्कर का ड्यूटी होगा कि वो रिक्वायर करे, मतलब कि मेडिकल एग्ज़ाम एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण करे, ठीक है? प्रशिक्षण, देखिए आवश्यक चिकित्सा प्रशिक्षण से गुज़रना। वर्कर आपका मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू जाए कि हाँ, आपका मेडिकल चेकअप हुआ कि नहीं है, तो वो अपना चेक कर ले, ठीक है? तो उसी के बारे में दिया हुआ है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको। अब आते हैं हम लोग अपना अगला सेक्शन 21 पे, और इसमें भी देखिए आपका वही दिया हुआ है, सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइज़री हेल्थ सर्विस, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे में क्या दिया हुआ है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर और इन एस्टेब्लिशमेंट और एट एनी other time as he may deem necessary, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डीजीएमएस डीजीएचएस, ठीक है? डीजीएचएस का यहाँ फुल फॉर्म है, ठीक है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, याद रखिएगा, एंड अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये सब उसके मेंबर एक तरह से हो सकते हैं, ठीक है? उसको लिखा है एम्प्लॉयर ड्यूटी, जो भी एम्प्लॉयर है उसको क्या-क्या ड्यूटी होगा, तो एग्जामिनेशन करवाएगा, मशीन टेस्टिंग, इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट एंड कलेक्शन सैंपल, दूसरा कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू सर्वे, सर्वे से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो। और इन माइन्स, माइन्स का केस में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर इंक्लूड द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है? जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए, ठीक है? और ड्यूटी ऑफ वर्कर क्या होगा कि वर्कर जो होगा आपका अंडरगो, मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरेगा, इफ़ रिक्वायर्ड प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अगर उसको ज़रूरत लगेगा तो वो अपना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी देगा, ठीक है? टाइम स्पेंड इन मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी आपका समय मेडिकल एग्जामिनेशन में गुजरेगा, शैल बी ट्रीटेड एज वर्किंग आवर फॉर वेज कैलकुलेशन, ठीक है? तो उस समय को, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ अच्छा लिखा हुआ है कि अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाते हैं अपना मेडिकल चेकअप करवाने, तो जो भी समय आप मेडिकल एग्जामिनेशन में गुज़ारिएगा, तो उस समय को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? वो समय को ट्रीट किया जाएगा एज़ अ वेज आवर, ठीक है? मतलब कि वर्किंग आवर की तरह, और उसके लिए आपको पैसा भी दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप गए मेडिकल चेकअप कराने तो आपका पैसा काटा गया, तो वो चीज़ नहीं करना है। तो वही दिया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला, कलेक्शन ऑफ ओएसएच स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? जो भी डाटा आपका कलेक्ट हुआ उसके बारे में दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल कलेक्ट, ठीक है? सेंट्रल मतलब कि राज्य और केंद्र सरकार क्या करेगा? मतलब कलेक्ट करेगा, क्या चीज़? कलेक्ट करेगा, कंपाइल करेगा और एनालाइज़ करेगा। कलेक्ट मतलब हो गया आपका कि संग्रह करेगा, कंपाइल का मतलब हो गया संकलन करेगा, और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करेगा। किस क्या चीज़ का? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। जो भी आपका हेल्थ और इसका रिपोर्ट आया है, मतलब जो भी डाटा आपका कलेक्ट होके आया है, उसी चीज़ का वो तीनों चीज़ करेगा, कलेक्ट, कंपाइल, एनालिसिस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कौन करेगा? तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ करेगा, ठीक है? इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है 4 में। Collection of occupational safety and health statistics. For the purpose of this course, central government and the state government shall collect, compile, and analyze occupational safety and health statistics in such forms and manner as be prescribed, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 22 में है आपका सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है? उसके बाद हमको लग रहा है खत्म, ये लास्ट ही है। तो सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में सेक्शन 22 में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आप इसमें सेक्शन भी याद करते रहिएगा गाइस, ठीक है? कि किस सेक्शन में किसका बारे में है। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हिच सेक्शन कम्स मतलब व्हिच सेक्शन कम अंडर सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर, तो इसमें हमको बताना पड़ेगा 22, तो उस तरह से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में घुमा सकता है। तो वो भी ध्यान रखिएगा। आगे आपका लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है? एप्रोप्रिएट मतलब होता है समुच्चक सरकार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट टू फॉर्म
सेफ्टी कमिटी जो भी आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, आइदर वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आपको दोनों आती है। तो जो भी आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो मे रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट टू फॉर्म अ सेफ्टी कमिटी, ठीक है? वो क्या करेगी कि वो ये चीज़ का मतलब सुरक्षा समिति का आवश्यकता जो भी होगा उसको निर्धारित करेगी, ठीक है? दूसरा लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट लेस देन एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? जो भी नंबर ऑफ वर्कर काम करेंगे माइंस में, ठीक है? जैसे नंबर ऑफ वर्कर का मतलब हो गया कि आपके माइंस में अगर 10 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके जो एम्प्लॉयर होंगे, एक तरह से एम्प्लॉयर क्या होता है, उनके सीनियर ऑफिशियल होते हैं, तो सीनियर ऑफिशियल ऐसा नहीं कि 12 होना चाहिए, ठीक है? वही इसमें बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है, वो शैल नॉट लेस देन एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? एम्प्लॉयी रिप्रेजेंटेटिव से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए अगर 12 एक तरह से एम्प्लॉयी हो गए, ठीक है? 12 एम्प्लॉयर हो गए मतलब कि 12 आपके सीनियर ऑफिशियल हो गए। तो उस केस में क्या हो गया आपके 10 वर्कर हैं, अब 12 लोगों को एक-एक वर्कर को काम दे रहे हैं, तो बोलते हैं ये काम करो, फिर ये दूसरा आके बोलता है ये काम करो, तो वो वर्कर उस समय कोई काम नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूज़ जाएगा कि किसका बात माने, किसका नहीं। तो उस केस में क्या बोल रहा है कि आपका सेफ्टी कमिटी और सेफ्टी ऑफिसर केस में कि उस केस में आपको जो भी वर्कर हैं आपके, ठीक है? वो हमेशा आपके ग्रेटर देन होंगे किससे? आपके एम्प्लॉयर से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्कर जो भी होंगे वो ग्रेटर देन होंगे आपके किससे? एम्प्लॉयर से। उसके बाद माइन्स का केस में लिखा हुआ है, एनी माइन्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉयी 100 और मोर वर्कर मस्ट अपॉइंट अ सेफ्टी ऑफिसर। माइन्स के केस में देखिए क्या है, अगर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं माइन्स में, ठीक है? तो उस केस में आपको क्या है कि एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि अगर माइन्स के केस में 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस केस में एक आपको सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसमें आ जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या-क्या दिया हुआ था। सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका सेफ्टी कमिटी का गठन करेगा, ठीक है? कंस्टिट्यूट करेगा कि एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव हो उसमें। सेफ्टी कमिटी जो भी होंगे उसमें आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एक होंगे आपके एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव जो एम्प्लॉयी लोग को रिप्रेजेंट करेंगे, एक होते हैं वर्कर रिप्रेजेंटेटिव जो वर्कर लोग को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव का एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं कि अगर आपका सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है? वेंटिलेशन ऑफिसर है या फिर माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, तो उस केस में ये सब होंगे आपके एम्प्लॉयर होंगे एक तरह से, ठीक है? सीनियर ऑफिशियल हो गए, तो ये सब का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? मैनेजर होता है। मैनेजर ही इन लोग सबका एक तरह से बोल सकते हैं हेड होता है। तो मैनेजर जो होगा वो इसका एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब वर्कर हो गए, ठीक है? तो वर्कर में राम हो गया, श्याम हो गया, घनश्याम हो गया, जो भी हो गए 5-6 वर्कर हैं, तो ये सब मिल के अपना एक नेता चुनते हैं, ठीक है? तो वो जो नेता होता है इन लोग का, ठीक है? एसोसिएशन मेंबर का, तो उसी को हम लोग एक तरह से वर्कर रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो सारे वर्कर की तरफ से बात करता है, ठीक है? तो वही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि सेफ्टी कमिटी में 2 चीज़ होंगे, ठीक है? अब आते हैं इम्पोर्टेंट प्रोविज़न पे। वही मैंने बताया कि नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव कभी लेस नहीं होंगे एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है? ये अच्छे से बता चुका हूँ। अब आते हैं सेफ्टी ऑफिसर इन माइंस में, लिखा हुआ है इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज़ मोर देन 100 और मोर वर्कर आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयी, द एम्प्लॉयर शैल अपॉइंट such number of safety officer who shall process such qualification perform duties may be prescribed in appropriate government। हाँ, तो वही लिखा हुआ है कि 100 से ज़्यादा अगर वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपका एक सेफ्टी ऑफिसर वहाँ होना चाहिए। या फिर आगे और भी लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वर्कर उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा 100 या 100 से ज़्यादा के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर ज़रूरी है। अब देखिए गाइस इसका पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम पे नहीं दे पाएँगे अभी क्योंकि 22 तारीख तक टेलीग्राम बैन हो गया है, नीट के एग्ज़ाम के कारण, ठीक है? अब आपका नीट का एग्ज़ाम जब खत्म होगा, उसके बाद ही ये पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है? और इसके साथ ही साथ जितना और अदर क्लास का पीडीएफ होगा, वो सब आपको हम एक ही बार में उसमें टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग पीडीएफ मतलब क्लास कीजिए और क्लास से ही अगर मतलब कुछ नोट्स है तो आप लोग इसी से वीडियो से ही क्लास नोट्स बना लीजिए, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आया तो गाइज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय।